वेलकम टू माय चैनल डिकोड यूपीएससी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के 24 चैप्टर्स के सीरीज़ को जारी रखते हुए थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट मतलब होता है चीफ, मुख्य, मेजर। तो ये हम लोग मेजर या मेन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ लीजिए। शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहले कि कहा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिक है अपने कंटेंट्स और स्पिरिट में। मतलब जो इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो यूनिक है। भले ही ये इसको बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, इसमें जो भी फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी जो इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो इसको अलग करते हैं दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से। मतलब ऐसा नहीं है कि इसे पूरा कॉपी कर लिया गया है दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें अपने अलग से भी फीचर्स ऐड किए गए हैं जो इसको दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से यूनिक बनाते हैं। ये भी आप नोट करने की बात है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया था तभी से उसमें बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए थे। 1949 में अपने पहले चैप्टर में देखा था कि 26 नवंबर 1949 में 1949 में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उसके बाद से अमेंडमेंट इसमें शुरू हो गए, जैसे 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th, 73rd, 74, 97, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। जिसमें से 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस पार्ट्स में। और एक फेमस केस है केशव नंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व हुए थे। तो इसमें कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पार्लियामेंट की जो कंस्टिट्यूएंट पावर है उसको लिमिट करके हुए ये कहा कि जो आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि आर्टिकल 368 के तहत ही अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पार्लियामेंट को मतलब पावर जो था क्या कोई भी अमेंडमेंट कर सकता है, वो उसको लिमिट किया गया, मतलब कंट्रोल किया गया, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत सारे अमेंडमेंट किए जा रहा था, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स भी छीने जा रहा था। तो इसलिए एक ये फीचर आया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज करना है, नहीं ऑल्टर करना है। अगर कोई ऐसा चीज़ आप पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं और जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज हो जा रहा है, तो ये पावर नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा कहा था केशवानंद भारती केस में। फिर आगे देखेंगे साइलेंट फीचर्स हैं क्या कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे सबसे पहला है लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है लिखा है कि दो टाइप के होते हैं, एक तो लिखे हुए रिटन जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो कि अनरिटन है। मतलब ब्रिटिश इंग्लैंड में कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, हमने ब्रिटेन से ही सब कुछ कॉपी किया था लगभग, फिर भी ब्रिटिश के पास ही नहीं, मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें इतने सारे कॉम्प्रहेंसिव एलाबोरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, इतने पार्ट्स हैं इसमें। अगर पहले वो 1949 में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 395 आर्टिकल्स थे और प्रियम्बल एक था, और जो आर्टिकल्स थे 395 आर्टिकल्स वो 22 पार्ट्स में बटे हुए थे और 8 शेड्यूल्स में बटे हुए थे। लेकिन अब देखा जाए तो इसमें आर्टिकल्स भी बढ़ गए हैं, पार्ट्स भी बढ़ गए हैं, शेड्यूल्स भी बढ़ गए हैं। जैसे कि आर्टिकल्स अब 465 आर्टिकल्स हो गए हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 12 शेड्यूल्स में हैं। और बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे 1951 से, जिसके कारण कुछ आर्टिकल्स डिलीट कर दिए, जैसे 20 आर्टिकल्स डिलीट हो गए हैं और एक पार्ट भी डिलीट हो गया है, 7 पार्ट जो था। और 90 आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं, 4 पार्ट्स ऐड किए गए हैं, जैसे 4A, 9A, 9B और 14A पार्ट्स ऐड किया गया है। और 4 शेड्यूल भी ऐड किए हैं, पहले 8 शेड्यूल ही थे, तो उसके बाद 9, 10, 11, 12 तक शेड्यूल ऐड किया गया है। तो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है देश का जिसमें इतने सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स हैं। और इतने सारे मतलब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने का क्या कारण है, 4 फैक्टर्स हैं जो इतने इंडिया का इतने बड़े साइज़ कॉन्स्टिट्यूशन के साइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो पहला है कि जोग्राफिकल फैक्टर्स, मतलब इंडिया इतना बड़ा वास्ट कंट्री है, इतना इसके अंदर इतने डाइवर्सिटी हैं, कंट्री साइज़ में भी बड़ा है और डाइवर्सिटी भी है कि बहुत अलग अलग तरह के लोग, संप्रदाय, नेचर, लैंग्वेज,
तो ये इसलिए उनके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग रूल और लॉ उनके हिसाब से बनाना पड़ा, तो इसलिए बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आगे देखा जाए हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो खुद ही बहुत बल्कि था, बहुत बड़ा था, मतलब उसमें सब उससे जो इतने सारे फीचर्स लिए गए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उसके सभी का लगभग 90% फीचर्स ले लिए गए, तो इसलिए और भी बल्कि हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और इतना पूरा सेंटर और सभी स्टेट्स के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, तो इसलिए इसे बड़ा होना था, लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। और जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अधिकतर सब लॉयर्स भरे थे, तो उन्होंने जितने सारे लॉ के बारे में जिनको जानकारी थी सब इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। जो और इतने सारे देशों से पढ़ के उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के सब फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे देश को कैसे चलाना है, उसमें उसका जो गवर्नेंस का जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस क्या क्या हैं कि कैसे प्रशासन चलाना चाहिए और कैसे गवर्न किसी पूरे देश को कैसे गवर्न करना है, कैसे रूल करना है। आगे देखेंगे दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे देशों से बोरो किया गया है, उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे देशों से लिए गए हैं। जैसे कि पहले ही सबसे इम्पोर्टेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जो मैंने कहा तब से कि ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बी आर अम्बेडकर भी उसमें उनको वो बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमने सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मिल के बनाया है, उसके जो फीचर सब ले के बनाए हैं। और ये तो देख ही लिया हमने कि जो मेन स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया गया है। और जो मेन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखा जाए सब, जैसे फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये सब इंपॉर्टेंट है याद करना है कि कौन से देश से कौन सा फीचर्स लिया गया है, वो आगे टेबल पे भी मिलेगा आपको। फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरिस मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और जो रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कि हमारा जो कैबिनेट गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप का है ये। और जो अदर फीचर्स जैसे कि देखा जाए तो जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, पहले रसिया का नाम यूएसएसआर होता था, फिर फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, इस सबसे लगभग सभी एक एक करके फीचर्स लिए गए हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये तो देख ही रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है। और जो फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये सभी इसी एक्ट से लिया गया था। आगे देखते हैं कि इसको कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा रिजिड भी है साथ में फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा नहीं है कि इसको अमेंड नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, तो और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम चेंज आसानी से भी ला सकते हैं, चेंज भी ला सकते हैं इसलिए फ्लेक्सिबल भी है, और आसानी से भी चेंज नहीं ला सकते हैं इतनी आसानी से, इसलिए रिजिड भी है। तो जैसे कि रिजिड इसलिए है क्योंकि इसमें स्पेशल प्रोसीजर चाहिए इसके अमेंडमेंट करने के लिए, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। और फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि इसमें अमेंड तो कर लेते हैं, एक ऑर्डिनरी लॉ से भी अमेंड किया जा सकता है जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, फेमस है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक उनका सिंथेसिस, दोनों का सिंथेसिस मतलब मिक्सचर है। तो आर्टिकल 368 जो है मैंने पहले भी कहा था इम्पॉर्टेंट है, इसी आर्टिकल 368 में सभी अमेंडमेंट करने का तरीका बताया गया है। जैसे दो टाइप के अमेंडमेंट्स होते हैं, एक जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगता है पार्लियामेंट का। स्पेशल मेजॉरिटी से क्या समझते हैं, जिसमें 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों हाउस में अगर मान लीजिए जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 उसका मेजॉरिटी मिलना चाहिए वोटिंग में, और जो टोटल मेंबरशिप है उस हाउस का उसका भी 50% होना चाहिए। ये दोनों मिलके इसको स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। मतलब उस समय जो प्रेजेंट है जितने हाउस में और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 और प्लस जो टोटल मेजॉरिटी मेंबरशिप है उस हाउस का उसका 50% मिला। तो ये दोनों
क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा तभी स्पेशल मेजॉरिटी से वो अमेंडमेंट हो सकता है। और दूसरा एक, जब कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे का से रिलेटेड अमेंडमेंट हो रहा हो जिसमें स्टेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करते हैं। साथ में टोटल स्टेट्स जितने इन्वॉल्व हैं उसका हाफ के द्वारा भी रेटिफिकेशन मतलब साइन हुआ होना चाहिए, अप्रूव हुआ होना चाहिए। तो और कुछ ऐसा भी प्रोविजंस है, प्रावधान है जो कि सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से भी पास किया जा सकता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि एक नया स्टेट भी बनाना है तो उसको सिंपल मेजॉरिटी से भी पास कर सकते हैं, लेकिन ये सब अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 में नहीं आते हैं। तो इसलिए हमें ये तीसरा फीचर है कि ये रिजिड भी नहीं है ना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, दोनों मिक्सचर है। चौथा पॉइंट देखेंगे फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम क्या होता है कि इतने सारे जो स्टेट्स हैं सब मिल के एक साथ एक संघ बनाए हुए हैं, संघ मतलब यूनियन बनाए हुए हैं। तो यूनिटरी भी है और फेडरल भी है, लेकिन ज़्यादा इसमें देखा जाए तो यूनिटरी बायस है, मतलब पक्षपात यूनिटरी की तरफ है, ज़्यादा फेवर किया गया है यूनिटरी का। तो इसमें देखते हैं कि फेडरल फीचर्स तो सब हैं, जैसे कि दो गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे भी और गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट है। और पावर्स का भी डिवीजन किया गया है, स्टेट को अलग पावर है और सेंट्रल का अलग पावर है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका मतलब ही है कि ये फेडरल फीचर्स है। और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीमेसी भी दिया गया है, सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ही है। और कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, साथ में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और बाई कैमरलिज्म है कि हर स्टेट में अपना लोकसभा राज्य मतलब स्टेट में भी विधानसभा विधान परिषद है, और उसी तरह सेंटर में भी लोकसभा राज्यसभा दो मतलब सदन बटे हुए हैं, दो हाउसेस हैं। बाई कैमरलिज्म ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेडरल फीचर हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं इसमें। नॉन फेडरल फीचर्स उसको कहते हैं, जो जैसे यूनिटरी फीचर मतलब सीधे सेंट्रल पे एक मेन ज़्यादा कंट्रोल है, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है पूरा, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट सब मिल के एक ही है। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से ले और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स सब इंटीग्रेटेड हैं। फिर स्टेट गवर्नर को अपॉइंट सेंटर करता है। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये सब यूनिटरी फीचर्स हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन वो टर्म यूज़ नहीं किया गया है। आर्टिकल जो 1 है उसमें भी इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स की तरह बताया गया है, जो इसका ये मतलब है कि इंडियन फेडरेशन जो है ये किसी एग्रीमेंट से नहीं बना गया है कि कोई स्टेट सब मिल के एग्रीमेंट किए थे कि हम लोग सब एक साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इंडियन फेडरेशन नहीं कहा जाता है। और ना ही किसी स्टेट को ये राइट है कि वो इस फेडरेशन से अलग हो जाए। सीसीड लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि अलग होना। ये नहीं कि आप इंडिया के पूरे आप अलग स्टेट हो जाएं, अपना अपना नया कंट्री बना लें, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए इसको फेडरेशन नहीं कहा जा सकता है। तो भले इसको फेडरल में तरीके में मतलब डिस्क्राइब तो कर सकते हैं, लेकिन ये है तो अपने आत्मा से यूनिटरी। इसलिए इसको जो केसी वियरे थे उन्होंने क्वासी फेडरल कहा था इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट पीएससी में आते हैं। और मॉरिस जोन्स ने इसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा था। और जो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था, ये भी आ चुका है स्टेट पीएससी में। और इसको फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा था आइवा जेनिंग्स ने। तो इस तरह के ये जो जो यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, मतलब फेडरेशन फीचर्स तो हैं लेकिन यूनिटरी का ज़्यादा कंट्रोल है, इसलिए इसको फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस कहते हैं कि यूनियन की तरफ ज़्यादा पक्षपात है, मतलब यूनियन के ज़्यादा फेवर किया गया है कि यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं। आगे है ये 5वां फीचर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एक चैप्टर भी है और इससे क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी में आते हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया था, बल्कि ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया था। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बेस्ड है किस पे, कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि दोनों जो लेजिस्लेटिव लॉ बनाने वाले सिस्टम है और जो एग्जीक्यूटिव उसको जो लागू करने वाला सिस्टम है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन चलता है, दोनों आपस में मिल के काम करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये नहीं होता है, उसमें होता है कि दोनों ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर का अपना पावर होता है अपना,
अलग काम होता है और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स का अलग काम होता है। लेकिन जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, या कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल, आप इसमें पीछे एक चैप्टर के लास्ट में लिखा रहेगा कि वेस्टमिंस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेस्टमिंस्टर एक जगह है इंग्लैंड में, और वहीं पे उनका पार्लियामेंट है, इसलिए उस नाम से बनाया गया था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ना सिर्फ सेंटर में देता है बल्कि स्टेट में भी देता है। इसलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट है उसको, उसमें होता है क्या, उसका फीचर्स देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं कि एक प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब नाम के एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट जो हैं या गवर्नर हैं वो सब, उनका पावर ज़्यादा नहीं है, उनसे ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को है, इसलिए वो नाम के नॉमिनल हैं। जबकि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं के पास ज़्यादा पावर है। वही सब जो भी कानून बना लेते हैं वो उन्हीं की मर्जी से हो जाता है सब। इसमें मेजॉरिटी पार्टी रूल है कि जो जिसको मेजॉरिटी मिल गई, बहुमत मिल गया, सरकार वही बनाती है। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के प्रति, मतलब कि जो एक साथ सभी लोग, अगर एक प्राइम मिनिस्टर हो या उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सब लोग को मिल के ये सरकार चलाना है। और अगर कोई भी एक जैसे कोई गलती करता है तो उसका भुगतान सबको करना पड़ेगा, चाहे और प्राइम मिनिस्टर अगर रिज़ाइन भी कर देता है तो सबको, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन हो जाती है। फिर जो ये है कि इसमें मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर भी हैं। आगे है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, वो लीडर कहलाते हैं। और इसमें लोकसभा जो है डिज़ोल्व हो सकता है कि अगर लोअर हाउस, जिसको लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाता है, जबकि राज्यसभा है वो अपर हाउस है, वो डिज़ोल्व नहीं होता है। डिज़ोल्व हो जाता है मतलब कि बीच में अगर बहुमत नहीं है सरकार के पास तो बंद ख़त्म हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, लोकसभा बंद हो जाएगा। तो ये भले ही इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है मेनली ब्रिटिश पैटर्न में बेस्ड है, आधारित है, लेकिन कुछ जो है फंडामेंटल डिफरेंस भी है दोनों में। ये भी क्वेश्चन इसी टॉपिक पे ही यूपीएससी इस बार क्वेश्चन बनाया था कि जो मेन डिफरेंस क्या है। ब्रिटिश पैटर्न तो हमने फॉलो किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन उसमें डिफरेंस भी है। जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट जो है पूरा सवर्न बॉडी नहीं है, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट है सवर्न बॉडी। मतलब होता है कि पूरा अपने आप पे खुद पे पूरा अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जैसे कि वहाँ पे किंग और एलिजाबेथ क्वीन वाला सिस्टम में उनको मोनार्की सिस्टम भी कहा जा सकता है कि उनमें राजा पूरा क्वीन को पूरा कंट्रोल दिया गया है, उन्हीं का पूरा देश पे अधिकार है। लेकिन यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, तो इसलिए आपको कंट्रोल, आपके पावर को लिमिट किया गया है, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसको मतलब होता है कि लिमिटेड पावर है आपके पास, ऐसा नहीं कि आप मनमानी कर लें, तानाशाही कर लें। और इसमें यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट में इलेक्टेड हेड होते हैं कि मतलब देश के लोगों के द्वारा चुना जाता है जो मेन हेड होता है सरकार चलाने वाला, प्राइम मिनिस्टर। जबकि ब्रिटिश में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे हेडिटरी मतलब आनुवांशिक तरीके से, मतलब कि जो भी राजा चलता आ रहा है उसका बेटा बनेगा, उसके आगे उसका बेटा बनेगा, तो ये मोनार्की सिस्टम कहा जाता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भले इंडिया और पार्लियामेंट में हो, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो दोनों स्टेट में, मतलब दोनों देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जो इसको इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, मेन प्राइम मिनिस्टर का ही रोल होता है। आगे देखें कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ऐसा है कि इसमें पार्लियामेंट को तो सॉवरेनिटी है कि पार्लियामेंट को पावर पूरा है, लेकिन साथ में जुडिशियल भी सुप्रीमेसी। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट कुछ भी मनचाहा काम कर ले और कुछ भी कानून बना ले, और कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन से कानून हटा दे और किसी का जो फंडामेंटल राइट है वो छीन ले, ऐसा नहीं है। बाद में जुडिशियल सुप्रीमेसी आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है कि भले ही कोई एक्ट बना ले पार्लियामेंट, लेकिन कानून बना ले, उसको हटाया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि गलत है। तो इसमें इसलिए यहाँ पे भी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है
वो ब्रिटिश सिस्टम से डिफ़र करता है, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है, जबकि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को ये जुडिशियल पावर दिया गया है। लेकिन भले ही ये जुडिशियल रिव्यू जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। यूएस में ज़्यादा इसमें जुडिशियल रिव्यू का ज़्यादा स्कोप है, लेकिन इंडिया में उतना नहीं है, क्योंकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करता है वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रोसीजर है, जबकि इंडिया में है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आर्टिकल 21 में है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। यहाँ पे हम लोग आगे फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है। तो इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले ने ये एक सिंथेसिस मतलब मिक्सचर की तरह यूज़ किया था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो अमेरिका का जुडिशली रिव्यू सुप्रीमेसी का जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, उस दोनों को मिक्स करके ये डिक्लेयर किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो लॉ मतलब देश के हित के लिए नहीं है। तो ये जुडिशियल रिव्यू है सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर अब पार्लियामेंट अपना मनमानी करना चाहे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कंट्रोल कर सकता है। आगे देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है कि जुडिशियल सिस्टम उसका हो एक पूरा इंडिपेंडेंट हो और इंटीग्रेटेड हो। इंडिपेंडेंट इसलिए हो कि फिर उसको अपने मन से काम करने का मौका मिले, ये नहीं कि वो किसी के दबाव में फिर जजमेंट ले, और तो फिर देश के हित के लिए नहीं होगा कि पार्लियामेंट जो चाहे फिर मनमानी करके कोई भी कानून बनवा ले और सुप्रीम कोर्ट को उसका मानना पड़े, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है उसमें टॉप पे आता है, सबसे सुप्रीम कोर्ट है इसलिए। और उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं हर स्टेट में, और हाई कोर्ट के नीचे फिर बहुत सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं। तो ये पूरा जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है वो दोनों सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज को मतलब पे लागू करता है। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में जो फेडरल लॉ उसको इन्फोर्स करने के लिए फेडरल जुडिशरी है, जबकि स्टेट लॉ को इन्फोर्स करता है स्टेट जुडिशरी। मतलब अपना अपना अलग अलग पावर। जैसे वहाँ पे यूएसए में हाई कोर्ट का अलग पावर दिया गया है, वहाँ हाई कोर्ट अपने सब्जेक्ट्स पे बना सकते हैं लॉ, और फेडरल लॉ मतलब फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का वो फेडरल लॉज में सब बना यूनियन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे ही लॉ बना सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे इंडिया में वो फेडरल कोर्ट है जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गए, मतलब आपको लग रहा है न्याय नहीं मिला है, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन का है उनका गारंटर है, कि आप यहाँ से अपने फंडामेंटल राइट्स को मांग सकते हैं। कि आपका अगर कोई छीन रहा है, वंचित कर रहा है फंडामेंटल राइट्स इन्जॉय करने से, तो आप वहाँ इसके लिए गारंटी ले सकते हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट ज़रूर आपका हक दिलाएगा। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट अपने पूरे इंडिपेंडेंस से काम कर सके, मतलब बिना किसी के हस्तक्षेप से काम कर सके, उसके लिए उसको इंडिपेंडेंस के लिए पावर दिया गया है कि वो उस पावर किस तरह दिया गया कि जो जजेज हैं वहाँ के उनके टेन्योर का सिक्योरिटी रहे, मतलब कि उनको बीच में कभी भी हटाया ना जा सके। उनका पूरा टर्म जो है जितना 5 साल या वो पूरा वो कंप्लीट कर सकें, ऐसा ना हो कि उनको कभी भी बीच से हटा दिया जाए। तो इसलिए उनका जो फिक्स सर्विस कंडीशन होता है और उनके जो भी सुप्रीम कोर्ट उनके जजेस का जो एक्सपेंसेज होता है, खर्च जो उनका सैलरी से लेके, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक होता है, उसमें से चार्ज किया जाता है। और इसमें उनको जो जजेस जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले जजमेंट दे रहे हैं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकता उसमें कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और उनको रिटायरमेंट के बाद भी वो उनके मतलब काम करने पे रोक नहीं कि वो बाद में फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और तब भी जजमेंट दे सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई अवहेलना कर रहा है, कंटेम्प्ट कर रहा है, मतलब निरादर कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो उसको पनिश कर सकते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर है वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इस तरह से हम लोग ने इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाया है। आगे है इसमें फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना फंडामेंटल राइट्स के सिटीजन देश में जैसे कि
एक हो जाएगा तानाशाही है, आपके पास कोई पावर इन्जॉय नहीं कर, फंडामेंटल राइट्स इन्जॉय नहीं कर पाएंगे तो ये पूरा जैसे कि आपको लगेगा कि सद्दाम के अंडर कंट्रोल में है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। जो हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे पार्ट्स में बटे हुए हैं, जिसमें पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 6 फंडामेंटल राइट्स हर सिटीजन को देता है, जिसमें 6 फंडामेंटल राइट्स ये हैं। राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल्स 25 से 28 तक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है आर्टिकल 29 से 30 तक है। तो ये हम लोग फंडामेंटल राइट्स चैप्टर के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है फंडामेंटल राइट्स है कि जो है कहता है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करने के लिए, और ये कहता है कि ये एग्जीक्यूटिव का पूरा टिरानी मतलब वो तानाशाही न करें, इसलिए उनके पावर्स को लिमिट करने के लिए कि कुछ भी आर्बिट्री लॉ न बना ले, कुछ भी मनमाना, कुछ भी ऐसा ना करें कि सिटीजन्स पे जो चाहे लिमिट रख दें कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कंट्रोल में रह सकते हैं, आपको आपके ऊपर ये जैसे धारा लगाया जाता है 144। तो ये सब, और अगर ऐसा होगा कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं करने दिया जा रहा है, उससे वंचित किया जा रहा है, तो वो आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलते हैं दरवाज़ा खटखटा सकता है। उसके लिए उसको रिट्स का अधिकार दिया गया है। रिट्स मतलब याचिका वो दायर कर सकता है। और रिट्स जैसे हेबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन सर्टियोरी है और को वारंटो है। तो ये फंडामेंटल राइट इसलिए कहा जाता है कि ये इन्फोर्सेबल है और जस्टिसेबल है बाई कोर्ट्स। अगर उनका वायलेशन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है कि कोई किसी को फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं करने दिया जा रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाज़ा खटखटाएं और अपना फंडामेंटल राइट्स वापस पा लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फंडामेंटल राइट्स पूरे एब्सोल्यूट हैं, मतलब उनके पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कुछ भी मनचाहा कर सकते हैं फंडामेंटल राइट जब चाहें। इसके लिए ऐसा है कि जब जो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट्स के हैं उनको छोड़ के बाकी सब भी वो सस्पेंड हो जाते हैं। आपको फिर मतलब बंद कर दिया जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। फ्रीडम आपको फिर रोका जाता है नेशनल इमरजेंसी के समय में, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और आप किसी जाके कहीं भाषण नहीं दें और भड़काएं नहीं नेशनल इमरजेंसी के समय में। तो लेकिन आर्टिकल 20 और 21 में क्या है कि राइट टू लाइफ और प्रॉपर्टी है, वो आपसे नहीं छीना जा सकता है। ये इस पर भी क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में। आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत ही नॉवल फीचर्स है। नॉवल फीचर मतलब बहुत ही, इसमें जो इनका नया फीचर आया था, इसको पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें सोशलिस्ट टाइप के कुछ हैं, कुछ गांधीयन टाइप के हैं, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं। तो ये मेन इसका जो इंटेंशन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कि इससे वेलफेयर मतलब लोगों के हित के लिए काम हो, और ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के को प्रमोट करने के लिए था, ताकि इससे वेलफेयर स्टेट मेन है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वेलफेयर करने के लिए है। भले ही ये फंडामेंटल राइट्स की तरह नॉन जस्टिस मतलब जस्टिसेबल नहीं है कि ये जाके आप कोर्ट में दरवाज़ा खटखटा सकते हैं अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जाकर कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसको फिर मनवाएगा ही। ये नॉन जस्टिसेबल है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना है। डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कि फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल हैं कोर्ट्स के द्वारा, बाकी लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है नॉन जस्टिसेबल हैं। अगर उनका उल्लंघन भी होगा तो कोर्ट आपको ऐसा नहीं है कि अलाउ कर देगा कि आप कुछ भी करें। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि इसको आप नहीं मानेंगे, इनको मानना पड़ेगा कुछ, ताकि देश के वेलफेयर के लिए बनाए। इनको अपने मतलब दिमाग में रखते हुए ये मोरल ऑब्लिगेशन है देश की सरकार के लिए कि आप इनको ध्यान में रखते हुए जो भी कानून बनाएं ताकि लोगों का मतलब वेलफेयर हो। जैसे मिनर्वा मिल केस हुआ था 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दोनों के संतुलन बैलेंस के बीच में बना हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब फंडामेंटल राइट्स मिला है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं आपको बस राइट्स ही इन्जॉय करना है, कोई आपको कर्तव्य भी होना चाहिए देश के लिए।
तो पहले लेकिन ऐसा नहीं था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे ही नहीं। बाद में इनको ऐड किया गया था जब इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 77 में इंटरनल इमरजेंसी चली थी, तब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में इसको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था। तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए थे। बाद में 86 अमेंडमेंट से जो 2002 में हुआ उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया, तो इससे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए। और ये पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें ऐड किया गया था, जो सिर्फ एक आर्टिकल 51A से बस इसमें जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसी में आ जाते हैं, जिसमें ये है कि आप हमको अपना नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमको हमारे देश के इंटीग्रिटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहिए। तो ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि हमको अपना सब में भाईचारा मेंटेन रखना चाहिए, और हमारे जो कंपोजिट कल्चर हैं, जो हमारी सभ्यता है, उसके जो रिच हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो है एक रिमाइंडर की तरह काम करता है कि आप अगर राइट्स एंजॉय करें तो आपको भी ये भी ड्यूटीज़ भी, कर्तव्य भी, आपको उनका अपना कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी ये भी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल है, उसी तरह ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसेबल है। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट से इसको मनवा सकते हैं कुछ भी काम। आगे है सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट वो होता है कि जहाँ पे सभी धर्म के लोगों को बराबर हक, मतलब बराबर का दर्जा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन या को हम लोग ऑफिशियल रिलीजन बना दें किसी देश का। तो सभी धर्म के लोग बराबर हैं, सभी धर्म को लोगों को इक्वलिटी दी गई है। लेकिन ऐसा है कि जो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऐड कर जाता है कोई एक स्टेटमेंट की सेकुलर वर्ड जो है प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, पहले ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में जो हुआ था उसमें सेकुलर वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल वाले पार्ट में ऐड किया गया था। प्रीएम्बल ये कहता है कि सभी सिटीजन को आज़ादी है कि वो सोच सकें कुछ भी और अपना वर्शिप कर सकते हैं, जैसा उनका मन चाहे, जैसा वो अपनी फेथ धारणा रख सकते हैं किसी रिलीजन के बारे में। और ये किसी पर्सन को मतलब डिनाई नहीं करता है कि वो सभी इक्वल हैं, सभी लॉ के सामने बराबर हैं। और इसमें किसी भी को धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं, वो इस धर्म का इसलिए उसको ये कहा, मतलब उसको यहाँ से इस जगह में एंट्री नहीं मिलेगी, पब्लिक प्लेस में, ऐसा कुछ नहीं है। और सबको बराबर का अधिकार मिला गया, चाहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सभी जॉब में सबको बराबर का मौका मिलता है, ये आर्टिकल 16 में दिया गया है। और ऐसा है कि सभी को अपना रिलीजन फॉलो करने का भी फ्रीडम है, ये आर्टिकल 25 में है। अपना फिर जो रिलीजियस अफेयर्स जो हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी आप अपना फॉलो कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 में है। और किसी को ये कंपेल नहीं, मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो किसी धर्म के प्रचार के लिए, फैलाव के लिए टैक्स भरे, ये आर्टिकल 27 में है। और ये सब हम लोग आर्टिकल 28 और 29 में और जो 30 आर्टिकल, ये सब डिटेल्स में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। सेकुलर स्टेट से रिलेटेड हम लोग देख रहे थे कि ये सब सबको और स्टेट ये कोशिश करे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अप्लाई करने का कोशिश करे, जो आर्टिकल 44 में है कि सभी के लिए बराबर सिविल कोड रहे, सब एक ही जैसा कपड़ा पहने। ऐसा नहीं कि कोई अपना धर्म का अलग कपड़ा पहने, कोई अपना धर्म के हिसाब से कहीं कुछ भी मनमानी करते हैं कहीं भी। तो ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था सेकुलरिज्म का, वो कहता है कि जो रिलीजन का और जो चर्च है वो पॉलिटिक्स से, स्टेट से इन्वॉल्व ना हो, कि जो भी धर्म की चीज़ हैं वो पॉलिटिक्स से चीज़ से अलग रहें। तो इसको नेगेटिव भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये वहाँ के देश, बाहर के वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट था कि इसमें जब क्योंकि वहाँ पे एक ही सिंगल रिलीजन का मेनली था, जैसे क्रिश्चियनिटी था। लेकिन हमारे जो देश में मल्टी रिलीजन है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसको नेगेटिव जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का वो नहीं रखता है। यहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का कि सबको इक्वल रेस्पेक्ट, सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट करें और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए।
आगे देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमने पहले भी चैप्टर में देखा था कि ये सभी जो 18 साल से ऊपर है उनको राइट है, उनको वोट देने का अधिकार है। तो इसमें जो है 61st अमेंडमेंट ऐड किया गया था। तो पहले जो है वोट देने का अधिकार 21 ईयर्स के ऊपर था, लेकिन 1988 के अमेंडमेंट एक्ट से जो 61st अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिएगा। 1989 में जो हुआ कि 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया कि आप 18 साल के ऊपर वालों को वोट देने का अधिकार, पहले ये 21 ईयर्स होता था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसको कहते हैं कि वयस्क मताधिकार है, और ये सबको दिया गया है, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी ऐसा नहीं कि आपको डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आप अमीर हैं, गरीब हैं, या इस धर्म के हैं, या माइनॉरिटी में हैं, इसलिए कुछ नहीं, सबको बराबर का अधिकार है, सबको सभी आप वोट दे सकते हैं। आगे है सिंगल सिटीजनशिप। ऐसा नहीं है कि स्टेट का अलग सिटीजनशिप है और पूरे देश का अलग सिटीजनशिप है, एक ही सिंगल सिटीजनशिप है जो इंडिया का सिटीजनशिप है। लेकिन यूएस में ऐसा होता है कि डुअल सिटीजनशिप होता है, मतलब एक स्टेट का, वहाँ पे 50 स्टेट्स जो हैं उनका भी एक सिटीजनशिप है, और एक पूरे कंट्रोल पूरे सेंटर का भी एक अलग सिटीजनशिप है। लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है। भले ही जो जम्मू कश्मीर का था पहले रूल कुछ अलग था, लेकिन अभी जब ये आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट करके अभी इसको नया जो क्या हुआ है वो देखा जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है, ये साइलेंट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इनको अलग से इंडिपेंडेंस पावर दिया गया है कि वो अपना अच्छी तरह से काम करें, उनका काम में कोई हस्तक्षेप ना हो। और फिर है इमरजेंसी प्रोविजंस कि कभी अगर आपातकाल का भी सिचुएशन आए कि नेशनल इमरजेंसी लगाना पड़ेगा, वहीं कोई दूसरे देश आक्रमण कर दे, वॉर होने लगे, जैसे पाकिस्तान से चाइना से हो जाए, या अगर नए देश के अंदर आर्म्ड रिबेलियन शुरू हो जाए, ये आर्टिकल 352 में आता है। तो इसमें नेशनल इमरजेंसी लगाने का है कि पूरा नेशनल इमरजेंसी हो जाएगा तो पूरा सेंटर का कंट्रोल हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। इस तरह स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है जब स्टेट में कोई मशीनरी सही से काम, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहीं काम कर रही है, मतलब आर्टिकल 356 के हिसाब से और 365 के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है जब किसी स्टेट की सरकार गिर जाती है। और फिर होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रही है, देश में पैसा अगर कम हो गया है, तो ये आर्टिकल 360 है। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी नहीं लगी है। बाकी नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लगते आई है। तो इमरजेंसी के समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पावरफुल हो जाता है और स्टेट का पूरा कंट्रोल सेंटर पे चला जाता है। इसलिए देखा जाता है, ये इसको हम लोगों ने देखा था कि यूनिटरी बायस है। आगे है कि 3 टियर गवर्नमेंट है। 3 टियर गवर्नमेंट जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था, इसके 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट कर दिया था कि एक सेंटर में है, एक स्टेट में है, और लोकल गवर्नमेंट तीसरा होता है, पंचायत जो सब म्यूनिसिपलिटीज़ होते हैं। तो 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में आया था, उसने पंचायत जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्निशन पहचान दी थी, और इसमें पार्ट जो 9 है उसमें ऐड किया गया था, और नया शेड्यूल 11 कॉन्स्टिट्यूशन 11 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ऐड किया गया था। उसी तरह 74th अमेंडमेंट एक्ट है जो 1992 का है, उसने म्यूनिसिपलिटीज़ को पहचान दी थी, और पार्ट जो 9A ऐड किया था, और शेड्यूल 12 ऐड किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप याद रखें, स्टेट पीएससी में हमेशा आता है। आगे आप देख रहे हैं इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कितने कौन कौन से पार्ट्स बटे हुए हैं वो दिया है। तो पहले पार्ट 1 है, उसमें यूनियन और टेरिटरी है, उससे रिलेटेड सब, उसमें आर्टिकल जो है 1 to 4 हैं। उसी तरह पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप से डील करता है, और इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक हैं। ये सब आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, लगभग जो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हैं वो सब याद करना पड़ेगा। आगे जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, और बार बार आप जब ये पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इतना ऐसा टेंशन लेने का बात नहीं है। कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 12 to 35 तक हैं। उसी तरह पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो पार्ट 4A में ऐड किया गया था अलग से, उसको 51A आर्टिकल में है। आगे यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड चैप्टर हैं जैसे एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब आर्टिकल 52 से लेके 151 तक मिल जाएंगे। फिर उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का जनरल, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब ऐसे पूरे पार्ट्स हैं। इनमें सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल्स रिलेटेड हैं जैसे पंचायत, म्यूनिसिपलिटीज़ कौन से पार्ट्स में दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन से पार्ट में है।
पे जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है वो पार्ट 11 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते जाता है। उसे राइट टू प्रॉपर्टी था जो हटा दिया गया था, ये आर्टिकल 300A में था। और जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आर्टिकल, उस सब आर्टिकल याद रखना पड़ेगा, वो 315 आर्टिकल से था। और ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल जो इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में है, और इसके आर्टिकल 352 से 360 हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। जैसे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट 20 में है, उसका आर्टिकल 368 जो हम लोग देखते आ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। तो हमने आगे पढ़ा था कि पार्ट 7 जो था, जो डील करता था पार्ट बी वाले स्टेट से, उनको डिलीट कर दिया गया था 7 अमेंडमेंट एक्ट से। उस तरह कुछ आर्टिकल ऐड किए गए थे पार्ट 47 मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। 73rd और 74 अमेंडमेंट एक्ट से भी ऐड किए गए थे। अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 1 में पूरे यूनियन में जो भी टेरिटरीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनका नाम दिया गया है। आर्टिकल 3 से फिर इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13, 14 इंपॉर्टेंट है, 16 इंपॉर्टेंट है, 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21A है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। फिर इसमें और 30 जो आर्टिकल 32 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटल राइट्स रिट्स से आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। फिर 50 और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन है। 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51A है फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसका 110 जो आर्टिकल है डिफिनीशन ऑफ मनी बिल्स है। 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 123 बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सके जब दोनों हाउसेस पावर में मतलब सत्र में नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट पावर्स है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे आर्टिकल 169 बहुत इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को आप एबॉलिश कर सकते हैं या नया बना सकते हैं। आर्टिकल 213 बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 123 था कि प्रेसिडेंट और ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, उसी तरह आर्टिकल 213 है कि गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। फिर आर्टिकल 226 है जैसे कि रिट्स पास करने का था आगे, उसमें इस तरह ये हाई कोर्ट रिट पास कर सकते हैं 226 में। फिर आर्टिकल जो 280 बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 300A है जो प्रॉपर्टी वाला राइट हटा दिया गया था। आर्टिकल 312 जो ऑल इंडिया सर्विसेज है। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 352 से 356 और 360 इमरजेंसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रिलेटेड है। आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। फिर ये शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आते हैं। फर्स्ट 1 से लेकर 12 शेड्यूल आपको पूरा याद करना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट सबके नाम दिए गए हैं। सेकंड शेड्यूल में सबको इमोल्यूमेंट्स अलाउंस सैलरी कैसे मिलेंगे इनको प्रेसिडेंट गवर्नर स्टेट्स को, वो सबसे रिलेटेड दिया है। आर्टिकल 3 में दिया गया है कि सबका ओथ्स लेने का मतलब जो शपथ लेते हैं वो क्या है, कैसे, उसके बारे में दिया है। फोर्थ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सीट्स कैसे कैसे स्टेट्स और उनको एलोकेशन किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। सिक्स शेड्यूल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स के नाम आपको याद रखेंगे, उससे रिलेटेड जो ट्राइबल एरियाज हैं उनका कैसे कंट्रोल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। सेवन शेड्यूल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेंटर और स्टेट के रिलेशन को बांटा गया है, कैसे कौन कौन से पावर्स डिवीजन में कि यूनियन लिस्ट इसमें बनी गई, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में कि जो इसमें यूनियन ही लॉ बना सकती है, स्टेट ही लॉ बना सकती है। जैसे 8 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। तो इसमें अलग अलग अमेंडमेंट्स हैं, जैसे 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, 96 अमेंडमेंट से कुछ नए और ऐड किए गए थे। पहले ओरिजिनली इसमें 14 ही लैंग्वेज होते थे, बाद में 8 लैंग्वेज ये सब अमेंडमेंट से ऐड किया गया। फिर इसमें 9 शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया था और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक तरह से डिब्बा बना दिया गया था जिसमें मनमानी कर रहे थे इंदिरा गांधी ये सब कि जो भी उनको अमेंडमेंट करना था वो इस शेड्यूल में डाल देते थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। फिर 10th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार स्टेट पीएससी में आता है, ये डिफेक्शन से रिलेटेड है। डिफेक्शन मतलब कि कोई एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो चल जाते हैं लोग,
उसको डिफेक्शन कहा जाता है, मतलब एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, उनको डिफेक्शन कहा जाता है। तो इसको रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट और 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड स्टेट पीएससी में हमेशा आते रहता है। आगे जो 11th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 29 मैटर्स, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं, कितने मैटर्स हैं। 29 मैटर्स हैं। इसमें जो 11th शेड्यूल है उसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। 12th शेड्यूल जो है इसमें 18 मैटर्स हैं, उसको 74th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। और ये हमने देखा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सोर्सेज हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वो मेन जो सोर्स है, इसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उसमें आप देख रहे हैं ये सब फेडरल स्कीम लिया गया था। ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया था। इसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इसमें से लिया गया, रूल ऑफ लॉ लिया गया था। फिर अब कैबिनेट सिस्टम लिया गया था, सिटीजनशिप लिया गया था, सिंगल सिटीजनशिप। आगे देख रहे हैं इसमें यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स पूछते हैं कि कौन देश से लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया था। फिर जुडिशियल रिव्यू का पावर इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का पावर। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया था। फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग सेंटर का लिया गया था और रेसिडरी पावर्स का। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फिर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का ड्यूरिंग इमरजेंसी। यूएसएसआर मतलब रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, LEF याद रखिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया था, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया जा सकता है और मेंबर राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जा सकता है। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आगे देखते हैं हम लोग और जो फीचर्स अभी चल रहे हैं इसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। जो 97 अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। तो इसमें आर्टिकल 19 जो है इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं कि कुछ लोग मिलके एक सोसाइटी बना लें अपना हेल्प वेलफेयर के लिए, कोई काम के लिए। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी ऐड किया गया था, आर्टिकल 43B जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करने का। और पार्ट 9B भी ऐड किया गया था जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एंटाइटल किया गया था। इसमें आर्टिकल 243ZH से 243ZT इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ याद रखिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। इसमें आगे देखते हैं हम लोग। फिर ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, 17 फीचर्स देख रहे हैं हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बोरोड किया गया था। इसमें जो BR अम्बेडकर है उनसे रिलेट भी एक उन पर सवाल उठाया गया था, आपने पूरा कॉपी किया है दूसरे देशों का, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसमें अपने भी यूनिक फीचर्स भी हैं हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर ये कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट भी कहा था, मैंने बार बार कहता है, ये कह रहा हूँ कि ब्लू प्रिंट है 1935 एक्ट का, ये भी एक तरह से क्रिटिसिज्म है। जिसमें कुछ लोग कहते हैं, जैसे PR देशमुख एक थे, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जोड़ा गया था, लेकिन उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज पहले नहीं था। ये बस एक नया फीचर एडल्ट फ्रेंचाइज ऐड किया गया, बाकी पूरा सेम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन ऐसा भी नहीं है। और इसको कहते हैं अन इंडियन या एंटी इंडियन। कुछ लोग कहते हैं कि ये पूरे इंडियन के रिलेटेड में नहीं है, ये इसको आप वेस्टमिंस्टर मॉडल से कंपेयर करते हैं। और इसको स्लेविश टू द वेस्ट भी कहा जा सकता है कि हमने अपने देश को गुलाम बनाया था, गुलाम जैसा बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करके। फिर अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कि ये गांधी के जो विचारों के तहत नहीं था। फिर इसको एलिफेंटाइन साइज़ कहा जाता है कि मतलब ये बहुत ही बड़ा साइज़ है हाथी के आकार का। और ये पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स है कि सब जो भी लॉ बनाए थे उनमें अधिकतर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लॉयर्स ही थे, उनके हिसाब से, उनके मन से ही लॉ बनाया गया, उनके फ़ायदे के हिसाब से। ये सब भी यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सब याद करना है। जैसे मैंने बोला था वेस्टमिंस्टर एक जगह है लंदन के पास, उसी वहीं पे उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकेटेड है, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम को। और आर्टिकल पहले जो फंडामेंटल राइट्स वो 7 थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट 31 आर्टिकल में था, उसको हटा दिया गया था ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। और इसको बस एक लीगल राइट बना दिया। जो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन UPSC में आज इस बार आया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो लीगल राइट है, बस आर्टिकल 300A में पार्ट 12 में। इसी तरह आपको ये ऑल इंडिया सर्विसेज पता होना चाहिए कि 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं अभी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और ये जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है उसमें 1978 में आया था, वो उसने जो इंटरनल डिस्टर्बेंस एक वर्ड था
उसको हटा के नया टर्म ऐड कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। जो हम लोग इमरजेंसी वाला टर्म देख रहे थे कि नेशनल इमरजेंसी में, तो उसमें नेशनल इमरजेंसी को पहले डिफाइन किया जाता था इंटरनल डिस्टर्बेंस से, लेकिन उसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। तो ये था इस चैप्टर का सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगले वीडियो में। थैंक यू।